नमस्कार दोस्तों, के एग्ज़ाम फाइट में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी सही होंगे और आपकी यूपी पीसीएल टीजीटी की परीक्षा की तैयारी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पीसीएल टीजीटी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की है, जो कि दोस्तों ये प्रश्न यूथ कंपटीशन के बुक से लिए गए हैं। दोस्तों, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। ये आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। दोस्तों, टीजी2 के अलावा जैसे इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल, यूपीआरवीएनएल आदि के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, यहाँ से कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम आपका होगा तो यहाँ से आपके प्रश्न फंसेंगे ही फंसेंगे आपकी परीक्षा में। चलिए, आपका ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए इन प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा नया टॉपिक है, डीसी मशीन एंड शॉर्ट ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, ये आज का हमारा टॉपिक है। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या डैश डैश समान होती है, डैश डैश होती है, राइट आंसर के समान होती है। दोस्तों, इसमें जो है लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा ध्रुवों की संख्या के बराबर होती है, यानी समान होती है। जैसे कि लैप वाइंडिंग बराबर समांतर पथों की संख्या और पोल्स की संख्या बराबर होती है, और वेव वाइंडिंग में हमेशा समांतर पथों की संख्या 2 होती है। और इसका जो है, इसमें जो है निम्न वोल्टेज लैप वाइंडिंग में निम्न वोल्टेज और उच्च धारा के लिए काम में लिया जाता है, जबकि वेव वाइंडिंग में इसमें जो है इसका प्रयोग उच्च वोल्टेज और निम्न धारा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। वह वाइंडिंग जिसमें फेरों को निकटवर्ती खांचों में 2 या 2 से अधिक श्रेणी क्रम में संयोजित कुंडलियों में वितरित वाइंडिंग किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वितरित वाइंडिंग कहते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, अधिक जानकारी यहाँ से आप खुद से ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, डैश डैश वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, एकल परत वाली, यानी सिंगल लेयर, ये इसका सही उत्तर होगा। इसमें दोस्तों जो है सिंगल लेयर वाइंडिंग में प्रत्येक स्लॉट में केवल एक कुंडली साइड होती है। इस प्रकार की वाइंडिंग में प्रत्येक खांचे में केवल एक कॉइल का पार्श्व स्थापित किया जाता है। यह इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। डीसी वाइंडिंग में वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होती है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 2 हो। सॉरी दोस्तों, डीसी मशीनों में वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या हमेशा 2 होती है, जो कि, और जो लैप वाइंडिंग में पोल्स की संख्या, समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का प्रयोग होता है। राइट आंसर, निम्न विभव उच्च धारा के लिए, ये इसका सही उत्तर होगा, जो कि मैंने आपको अभी बताया है। डीसी मशीन में लैप वाइंडिंग का प्रयोग निम्न विभव और उच्च धारा के लिए करते हैं। डीसी मशीन में वेव वाइंडिंग का प्रयोग उच्च वोल्टता एवं निम्न धारा के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, जो कि तार यानी वायर कॉइल का कार्य करती है। राइट आंसर दोस्तों, तार कुंडली कार्य करती है। क्या कार्य करती है? राइट आंसर, विद्युत चुंबकीय चुंबक के तौर पर, यह इसका सही उत्तर होगा। अगला है, ट्रिप्लेक्स तरंग कुंडली यानी ट्रिप्लेक्स वेव वाइंडिंग में डैश डैश समांतर पथ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6 होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं, अधिक जानकारी यहाँ से ले सकते हैं। एक ट्रिप्लेक्स वेव कुंडलन में यानी वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या 6 होती है। इस तरह कुंडलन उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए ट्रिप्लेक्स लैप कुंडलन यानी वाइंडिंग का समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है, तथा कुंडलन समांतर पथों की संख्या 2 होती है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वाइंडिंग का इस्तेमाल आजकल डीसी मशीनों में नहीं किया जाता? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ग्रैमे रिंग वाइंडिंग। इसका इस्तेमाल आजकल नहीं करते हैं। लैप वाइंडिंग का करते हैं, डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का करते हैं और वेव वाइंडिंग का करते हैं, जबकि ग्रैमे रिंग वाइंडिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, आर्मेचर की वाइंडिंग के इम्प्रेग्नेशन के लिए किस प्रकार का इंसुलेटिंग पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? राइट आंसर, ब्रेकिंग वार्निश। ये इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, हेलिकल कॉइल्स का इस्तेमाल आमतौर पर किस लिए होता है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, छोटे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। अगले पर चलते हैं दोस्तों, इसका जो आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, बड़े ट्रांसफार्मर के निम्न वोल्टेज वाइंडिंग के लिए। ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका सुधार कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं, जो कि यहाँ पर दी गई है। प्रोग्रेसिव लैप या वेव वाइंडिंग में फ्रंट पिच कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, बैक पिच से कम होती है। दोस्तों यहाँ पर फिगर बना हुआ, यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, पश्च अंतराल यानी बैक पिच शब्द आमतौर पर डेड डैश के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। राइट आंसर, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग में। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टोरॉयड एक डेड डैश होता है। राइट आंसर, तार की कुंडलीकृत कॉइल। अगले प्रश्न पर चलते हैं, एक वेव वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या डेड डैश होती है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा, जो कि 2 होगा। वेव वाइंडिंग में हमेशा 2 होती है, जबकि लैप वाइंडिंग में समांतर पथों की संख्या के बराबर होती है। डेड डैश के उपयोग करके कम्यूटेटर सेगमेंट विद्युत रोधी के लिए किए जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइका इंसुलेटर के। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की दिष्ट धारा यानी डीसी करंट मशीनों के लिए पास कुंडली को प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर, उच्च धारा और निम्न वोल्टता। अगले प्रश्न पर चलते हैं, डीसी मशीनों में लैप वाइंडिंग उपयुक्त है डेड डैश धारा डेड डैश वोल्टेज के लिए। राइट आंसर, उच्च एवं कम। इसमें उच्च धारा के लिए और कम वोल्टेज के लिए उपयुक्त होती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, डीसी मशीन में 4 पोल तरंग कुंडली का प्रयोग किया जाता है। समांतर पथों की संख्या क्या होती है? राइट आंसर 2 होगी। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, पास और तरंग कुंडली के लिए पश्च अंतराल और अग्र अंतराल की संख्या डेड डैश होनी चाहिए। राइट आंसर, दोनों विषम होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं, यदि पोल स्पान या कॉइल पिच के बराबर है तो कुंडलन यानी वाइंडिंग कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, फुल पिच्ड, जो कि इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ से इसका फार्मूला देख सकते हैं आप, इसका फार्मूला दिया हुआ है, जो कि यहाँ से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, कुंडली के पक्षों की संख्या कुंडली की संख्या डेड डैश गुना होती है। राइट आंसर, 2 गुना। अगले प्रश्न पर चलते हैं, डीसी धारा मशीन में 6 पोल लैप कुंडली का प्रयोग किया जाता है। समांतर पथों की संख्या क्या होगी? दोस्तों 6 होगी, जो कि लैप में होता है। पोलों की संख्या और समांतर पथों की संख्या बराबर होती है। दोस्तों अगले प्रश्न से चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, ये हमारा चैनल है टेलीग्राम, आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहीं पर इसकी PDF दी जाती है, जो कि हमने ऑलरेडी कई PDF अपलोड कर दी हैं। चाहे तो आप वहां जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है, लैप और तरंग वाइंडिंग में पश्च अंतराल बैक पिच और अग्र अंतराल फ्रंट पिच संख्याएं डेड डैश। राइट आंसर, विषम होनी चाहिए। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, फ्रंट पिच और बैक पिच क्या होता है, यहाँ से समझ लीजिए। प्रथम कुंडली के द्वितीय चालक तथा द्वितीय कुंडली के प्रथम चालक के बीच की दूरी
फ्रंट पिच कहलाती है। यानी दोस्तों जो पहली कुंडली होती है उसकी दूसरे चालक और जो दूसरी कुंडली होती है उसके प्रथम चालक के बीच की दूरी होती है। और जो बैक पिच होती है पहली कुंडली यानी प्रथम कुंडली के प्रथम चालक तथा प्रथम कुंडली के द्वितीय चालक के बीच की दूरी बैक पिच कहलाती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। इसका फिगर बना हुआ है, यहाँ से आप समझ सकते हैं। डीसी मशीन में प्रतिगामी कुंडलन यानी कुंडली के संबंध में निम्न में से कौन सही है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि बैक पिच छोटा होता है फ्रंट पिच से। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ से अधिक जानकारी देख सकते हैं आप। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आज सर्दी काफ़ी तेजी है, बोलते नहीं बन रहा। किस प्रकार की मशीनों में वेव कुंडली को प्राथमिकता दी जाती यानी वेव वाइंडिंग को प्राथमिकता दी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, निम्न विद्युत धारा और उच्च वोल्टता इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों जब उच्च धारा यानी हाई करंट और निम्न वोल्टेज यानी लो वोल्टेज हो तो उस स्थिति में लैप वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। अगला है वेव वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होते हैं? राइट आंसर 2 होते हैं। यहाँ से अधिक आप जानकारी देख सकते हैं आप। अगला प्रश्न, वेव वाइंडिंग में डैश डैश होते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है 3 फेज वाली प्रणाली में वाइंडिंग कॉइल के बीच फेज अंतर डैश डैश होता है। राइट आंसर 120 का होता है। यहाँ से इसका फार्मूला देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एक पथी लैप कुंडलित जनित्र यानी सिंप्लेक्स लैप वाउंड जनरेटर में उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल अपान पथ कितना होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 5Zn/60। दोस्तों इसका लैप है ना, तो इस समांतर पथों की संख्या पोल्स की संख्या के बराबर होती है। इसे ऊपर पोल्स की संख्या रखेंगे, नीचे समांतर पथों की संख्या, इसके आपस में कट जाएगी, जो कि दोस्तों यहाँ इसका मान रखेंगे तो कट जाता है। तो यही से इसका सूत्र निकाला गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है डुप्लेक्स वेव वाउंड 6 पोल तथा डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समांतर पथों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो कि सही उत्तर होगा। सॉरी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी 4 इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। डुप्लेक्स वेव वाउंड 6 पोल डिस्क धारा यानी डीसी मशीन में आर्मेचर के माध्यम से समांतर पथों की संख्या 4 होती है। स्टेटर में खांचों की संख्या और ध्रुवों की संख्या का अनुपात कहलाता है। राइट आंसर ध्रुव पिच। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसका फार्मूला आप खुद से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। पोल पिच बराबर स्टेटर में खांचों या चालकों की संख्या अपान स्टेटर में ध्रुवों की संख्या, इसका फार्मूला होता है। डीसी मोटर में वाइंडिंग के माध्यम से कॉपर हानि डैश डैश के अनुपातिक होती है। राइट आंसर धारा के वर्ग के। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ से अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है। फील्ड कॉइल को लपेटने के लिए किस प्रकार की तार उपयोग की जाती है? राइट आंसर इनेमल्ड की हुई कॉपर तार, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न में से किस वाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए शॉर्ट सर्किट परिपथ का कारण बनते हैं? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जो कि रिट्रोग्रेसिव कुंडली यानी वाइंडिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि अगला प्रश्न है। दोस्तों यहाँ से अधिक जानकारी आप खुद से ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगला प्रश्न है आर्मेचर वाइंडिंग को निम्नलिखित में से कौन से विकल्प से आर्मेचर कोर के सही आकार और माप में वाइंड की जाती है? राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इनामेल्ड तांबे की तार। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं। जिस विधि में पोलों की संख्या पर ध्यान दिए बिना आर्मेचर कुंडली यानी कॉइल को समांतर पथों में विभाजित किया जाता है, तो उसे डैश डैश कहा जाता है।
राइट आंसर वेव वाइंडिंग। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडल क्वाइल और संपाती किनारे कम्यूटेटर सेगमेंट की दूरी पर जुड़े होते हैं? राइट आंसर सिंप्लेक्स वेव वाइंडिंग इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों यहाँ से अधिक जानकारी देख सकते हैं कि ये कैसा इसका फिगर बना हुआ, कैसी वाइंडिंग इसमें लगी हुई है। अगला प्रश्न है, आर्मेचर कोर के स्लॉट में इंसुलेट किए हुए कंडक्टर यानी संवाहक की अवस्था को डैश डैश कहा जाता है? राइट आंसर आर्मेचर वाइंडिंग। दोस्तों जहां उच्च वोल्टता तथा निम्न धारा की आवश्यकता होती है वह वेव वाइंडिंग प्रयोग की जाती है, जहां उच्च धारा तथा निम्न वोल्टता की आवश्यकता होती है वह लैप वाइंडिंग प्रयोग की जाती है। अगले प्रश्न पर, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वाइंडिंग में बैक पिच और फ्रंट पिच में केवल दो कंडक्टर यानी संवाहक की अंतर होना चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लेफ्ट वाइंडिंग। अगला प्रश्न वह है, अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक कंडक्टर यानी अगला प्रश्न है, एक कंडक्टर यानी संवाहक जिस श्रृंखला में कई टर्न से जुड़ी होती है उसे डैश डैश कहा जाता है? राइट आंसर कुंडली यानी क्वाइल कहते हैं। दोस्तों मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही है, काफ़ी आज सर्दी है, आज मैनेज कर लेना। चलिए अगला है, मशीन के दो निकटवर्ती ध्रुवों के केंद्रों के बीच की दूरी को डैश डैश कहा जाता है? राइट आंसर पोल पिच। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर पोल पिच बराबर होता है स्टेटर में खांचों की संख्या अपान ध्रुवों की संख्या, इसका फार्मूला होता है। और पोल पिच कहा जाता है यह 180 वैद्युति यानी 180 डिग्री वैद्युति होता है। यदि वाइंडिंग में क्वाइल यानी कुंडली पिच पोल यानी पोल पिच से अधिक है तो वाइंडिंग को क्या कहा जाता है? राइट आंसर लॉन्ग कार्ड पिच इसका सही उत्तर होगा। आर्मेचर वाइंडिंग में निम्नलिखित सामग्रियों में से किस का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर माइकानाइट का। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यह सफेद रंग का होता है और यहाँ से अधिक आप जानकारी ले सकते हैं। अगला है, आर्मेचर में प्रोग्रेसिव लैप वाइंडिंग में सामने वाले पिच और पीछे के पिच के बीच का संबंध रेड डैश द्वारा निरूपित किया जाता है? राइट आंसर धनात्मक संकेत द्वारा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, इंटरफेस के बीच का संबंध जिसे एक स्टार या डेल्टा तरीके या फिर दोनों ही तरीकों से जोड़ा गया डैश डैश के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर फेज कनेक्शन के रूप में जानते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ से अधिक जानकारी देख सकते हैं आप। किसी कुंडली का वो हिस्सा जो एक स्लॉट में रहता है उसे डैश डैश कहा जाता है? राइट आंसर कुंडली साइड इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो कि हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, वो आर्मेचर जिसमें एक ही कुंडली यानी एक ही वाइंडिंग प्राथमिक और द्वितीयक दोनों कुंडलियों का कार्य करती है डैश डैश कहलाती है? राइट आंसर ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग वोल्टेज स्टेबलाइजर, इंडक्शन मोटर की गति नियंत्रक, युक्ति बूस्टर आदि में किया जाता है। अगले प्रश्न पर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प को कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट से स्लॉट एरिया के अनुपात के बीच परिभाषित किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए स्लॉट स्पेस फैक्टर इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों इसका फार्मूला देख सकते हैं, स्लॉट स्पेस फैक्टर बराबर कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट अपान स्लॉट एरिया इसका सही उत्तर होगा। स्लॉट स्पेस फैक्टर कंडक्टर एरिया प्रति स्लॉट और स्लॉट एरिया का अनुपात होता है। अगला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आपका अगला प्रश्न, ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से कौन सी वाइंडिंग का क्रॉस सेक्शनल क्षेत्र अधिक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कम वोल्टेज वाइंडिंग। अगले प्रश्न पर चलते हैं, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाइंडिंग कौन सी है जिसमें प्रति फेज कॉइल्स की संख्या मशीनों में पोल्स की संख्या के बराबर होती है? राइट आंसर
वॉल क्वाइल वाइंडिंग यानी वॉल क्वाइल्ड वाइंडिंग इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, यहाँ से अधिक जानकारी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। सॉरी दोस्तों, एसी मशीनों में वितरित कुंडली यानी डिस्ट्रीब्यूटर वाइंडिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? दोस्तों, ये आर्मेचर और रिएक्शन आर्मेचर रिएक्टेंस कम होते हैं, ये सही है। चालकों के समान वितरण से बेहतर शीतलन मिलती है, ये भी सही है। और प्रेरित ईएमएफ का वेब फॉर्म अधिक साइनसॉइडल प्रवृत्ति का होता है, ये भी सही है। जबकि आपका लास्ट है डी स्टार्टिंग हार्मोनिक्स को हटाया नहीं जा सकता, ये गलत है आपका। दोस्तों, यहाँ पर अधिक जानकारी आप ले सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न है एक 8 ध्रुव वाले तरंग कुंडलन में जुड़े डीसी मशीन के आर्मेचर के कितने समांतर पथ होते हैं? राइट आंसर 2। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगर पोल पिच 8 है और पोलों की संख्या भी 8 है तो आर्मेचर स्लॉटों की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर 64। दोस्तों, यहाँ पर पोल पिच और पोलों की संख्या, इसमें स्लॉटों की संख्या बराबर पोल्स की संख्या गुणे पोल पिच की संख्या गुणा कर देते हैं, तब इसका आंसर आ जाता है। मीट्रिक प्रणाली में एसई तांबे के तार का आकार व्यक्त किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, व्यास एमएम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंततः परत अचालक होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लेदराइट कागज। अगला प्रश्न है छोटे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में अंततः परत अचालक होती है। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लेडराइट कागज इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि हमारा अगला प्रश्न है। एक ट्रांसफार्मर में रिवाइंडिंग में 0.16 mm व्यास के एसई तार के स्थान पर 0.14 mm व्यास का तार प्रयोग किया जाता है, परंतु लपेट की संख्या पूर्ववत ही रखी जाती है, तो इस स्थिति में राइट आंसर ट्रांसफार्मर का आउटपुट कम होगा, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर वाइंडिंग के किस परीक्षण के लिए खोजी वाइंडिंग विधि अपनाई जाती है? राइट आंसर पोल की ध्रुवता, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आर्मेचर रिवाइंडिंग कार्य में आपातकालीन परिस्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी वार्निश प्रयोग की जाती है? राइट आंसर वायु में शुष्क होने वाली वार्निश, इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर छोटी डीसी मोटर में प्रयोग किए जाने वाले खांचे, राइट आंसर अर्धबंद खांचे होते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं जो कि दोस्तों आपका अगला प्रश्न है। आर्मेचर वाइंडिंग में किसी एक कुंडली में लपेटों के पारस्परिक शॉर्ट सर्किट परीक्षण के लिए सर्वोत्तम विधि है। राइट आंसर वोल्टा पतन विधि, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि है। राइट आंसर ग्राउलर परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, वोल्टा पतन विधि, ये सभी विधियां होती हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। लैप और वेव वाइंडिंग में मुख्य अंतर होता है। राइट आंसर समांतर पथों की संख्या में, ये इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों, यहाँ पर लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग का मैंने कई बार आपको बताया है। आज के लिए दोस्तों इतने ही प्रश्न थे जो कि आज के कंप्लीट हुआ ये टॉपिक। कल अगला टॉपिक होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक इसे शेयर करें, ताकि उनको भी पता चल पाए कि यहाँ पर यूथ कंपटीशन की बुक का सॉल्यूशन चल रहा है, वो भी यहाँ से अच्छी से पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।